आज की इस वीडियो में हम नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वृक्क की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है। और नेफ्रॉन हम ये जानते हैं कि मनुष्य एक यूरियोटेलिक प्राणी है। यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यकृत में होता है। वो यूरिया ब्लड के साथ मिक्स होकर के और कहाँ पर प्रवेश करेगा? नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, जहाँ पर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। हम ये जानते हैं कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क के अंदर जो नेफ्रॉन की संख्या है वो लगभग 10 लाख के आसपास होती है। 10 से 12 लाख भी हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन एक नलिकानुमा रचना है और ये नेफ्रॉन को हम वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक नेफ्रॉन का जो समीपस्थ भाग होता है वो क्लोज होता है, जबकि दूरस्थ भाग जो होगा वो खुला हुआ रहता है, ठीक है। यहां पर इसका समीपस्थ हिस्सा जो कि बंद होगा, जबकि ये दूरस्थ हिस्सा होता है जो कि खुला हुआ होगा। अब आप ये देखिए, जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन को संरचनात्मक दृष्टि से हम दो भागों में बांट सकते हैं। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में हम बात करें तो संरचना की दृष्टि से नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है मैलपीगी कोश और दूसरा पार्ट इसका होता है स्रावी भाग, स्रावी नलिका कह सकते हैं। मैलपीगी कोश जो कि यहां पर है प्यालेनुमा रचना है, जो कि वृक्क के कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित होगा, ठीक है। कौन से भाग में? कॉर्टेक्स। हम यहां देख सकते हैं, यहां से जो ऊपर का पार्ट है ये होता है कॉर्टेक्स में और नीचे का हिस्सा होता है मेडुलम में, ठीक है। इससे ऊपर का भाग कॉर्टेक्स के अंदर, जिसमें मैलपीगी कोश आता है। मैलपीगी कोश इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि मार्सेलो मैलपीगी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। ये कहाँ होता है? वृक्क के कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित होगा। मैलपीगी कोश का निर्माण कौन कौन करता है आप ये देखिए। तो इसके अंदर दो घटक आते हैं, एक है वोमेन संपुट, वोमेन कैप्सूल, दूसरा है ग्लोमेरुलस, हिंदी में इसको बोलते हैं केशिका गुच्छ। जबकि जो स्रावी भाग है, इस स्रावी भाग का निर्माण तीन घटक परस्पर मिलकर करते हैं। स्रावी भाग के अंदर सबसे पहले आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका, और सेकंड आता है इसका हेनले का लूप, और थर्ड होता है डीसीटी अर्थात डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, जिसे बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। स्रावी भाग जैसे कंप्लीट होता है, लास्ट का जो पार्ट है वो होता है कलेक्टिंग डक्ट अर्थात संग्रह वाहिनी। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, संग्रह वाहिनी कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं अनेक नेफ्रॉन, अर्थात जैसे एक वृक्क के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं तो 10 लाख क्या निकलेंगे? डीसीटी निकलती हैं, और 10 लाख डीसीटी आपस में मिल जाएं तो एक ट्यूब स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संग्रह वाहिनी अर्थात कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये हमने यहां पर जो लिखा है इसको इसके अंदर लेबल करें, देखिए आप ध्यान से। ये जो प्यालेनुमा रचना है सी आकार का, सी आकार की जो प्यालेनुमा रचना बनी हुई है इसको हम बोलते हैं बॉमेन संपुट, ठीक है। यहां पर ये जो ग्रीन कलर का एक जाल बनाया हुआ है सी आकार के स्ट्रक्चर के अंदर, इस जाल को हम बोलते हैं केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस। बॉमेन संपुट जो कि प्यालेनुमा रचना, यहां से निकलने वाली ये जो नलिका है, ये इसका जो स्मॉल पार्ट होता है वो इसकी ग्रीवा कहलाती है। ग्रीवा के बाद ये कुंडलित नलिका है जिसे हम बोलते हैं पीसीटी। बॉमेन संपुट
ग्रीवा और पीसीटी, ये सब वृक्क के कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जबकि यहां पीसीटी से आगे चलकर जो यू आकार की स्ट्रक्चर बनी है, इस यू आकार की जो रचना है इसको हम बोलते हैं हैनले का लूप। हैनले के लूप की यहां पर दो भुजाएं होती हैं, एक अवरोही भुजा होती है और एक इसकी आरोही भुजा होती है। तो इस भुजा को हम क्या बोलते हैं? अवरोही भुजा। और ये जो भुजा है ये कहलाती है इसकी आरोही भुजा। ठीक है, आरोही भुजा आगे चल करके इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रवेश कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं डीसीटी। आप ये ध्यान रखना, ये जो यू आकार की रचना है जिसे हले का लूप कहते हैं, ये कहां पर उपस्थित होगी? मेडुला पार्ट में, वृक्क के मेडुला भाग के अंदर ये उपस्थित होता है। आरोही हैनले के लूप की जो आरोही भुजा आगे चलकर डीसीटी में खुलती है, ये कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित है। अनेक डीसीटी आपस में, देखो इस तरीका से हमने यहां पर बनाए हुए अनेक डीसीटी, जितनी भी है ये सब डीसीटी है, प्रत्येक नेफ्रॉन से निकलने वाली, और ये सभी डीसीटी आपस में मिलकर के एक नलिका बनाती है जिसको बोलते हैं संग्रह वाहिनी। ठीक है, संग्रह वाहिनी आगे चल करके वैलिनी की डक्ट में एंट्री करेगी, और वैलिनी की जो डक्ट है आगे चल करके मेडुला के किस भाग में, जो पिरामिड होता है मेडुला का, पिरामिड के रीनल पैपिला अर्थात वृक्क के अंकुर में एंट्री कर जाती है। ठीक है, तो ये हमने इसको लेवल किया। अब ध्यान से देखिए, ये जो ग्रीन कलर की लाइनें दिखाई हुई हैं, ये वृक्कीय धमनी है। वृक्कीय धमनी के विभाजन से वृक्कीय धमनिकाएं बनती हैं, और प्रत्येक वृक्कीय धमनिका के द्वारा एक नलिका का रचना निकलती है जिसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। ये जो अभिवाही धमनिका है, ये धमनिका आगे चल करके इस बोमेन संपुट में प्रवेश कर जाती है, और बोमेन संपुट में जैसे प्रवेश करेगी ये ब्रांचेड हो जाती है, मतलब शाखित हो जाती है, अनेक शाखाओं में डिवाइड हो जाएगी, और प्रत्येक शाखा वापस मिलकर के फिर एक कॉमन नलिका में खुलती है जिसको बोलते हैं अपवाही नलिका। अपवाही नलिका, इसको हम अभिवाही नलिका भी कह सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अभिवाही धमनिका का जो व्यास है वो ज्यादा होता है अपवाही नलिका की तुलना में। ठीक है, तो ये अभिवाही धमनिका या नलिका आगे चलकर शाखित होती है, शाखाओं से आपस में मिल जाते हैं तो ये वापस नलिका बना लेती है। तो ये जो शाखाएं बनी है गुच्छे के रूप में, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस अर्थात केशिका गुच्छ कहते हैं इसको। ठीक है, जहां पर यूरिया के छन्नी की क्रिया होती है, जिसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन या परानिशींदन के नाम से जानते हैं। इसकी क्रियाविधि हमें पढ़नी है। अपवाही धमनिका या नलिका आगे चल करके संपूर्ण हैनले के लूप के ऊपर एक जटिल जालनुमा रचना का निर्माण करता है। इस जाल को हम बोलते हैं परिनलिका जाल। इस जाल की सभी नलिका आपस में मिल करके वापस वृक्कीय सिरा में खुल जाती है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम हमने बनाया है। अब इस डायग्राम के बारे में हम समझें, ध्यान से देखिए। नेफ्रॉन के जो दो पार्ट हमने बताए, मैलपीकी कोश और स्रावी भाग। सबसे पहले बात करें हम बोमेन संपुट की। बोमेन संपुट जिसकी खोज विलियम बोमेन ने की थी। किसने? विलियम बोमेन ने। विलियम बोमेन ने जो इसकी खोज की थी, ये एक प्यालेनुमा कीप के आकार की रचना है। मैं वापस यहां पर बनाता हूं, ध्यान से देखना। ये एक सी आकार की रचना बनी हुई है। ये हमने इस तरीका से इसको बना दिया। ठीक है, ये कीप के समान द्विस्तरीय रचना है, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर, द्विस्तरीय रचना है। कीप के समान रचना होती है, प्यालेनुमा रचना होती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज विलियम बोमेन ने की थी। इसकी जो बाहर की भित्ति होती है वो सल की उपकला कोशिकाओं की बनती है, जबकि इसकी अंतर जो झिल्ली है, अंतर जो परत होती है,
वो विसरल प्रकृति की होती है, विसरल उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। इन उपकला कोशिकाओं के अंदर, इन उपकला कोशिकाओं को हम बोल सकते हैं पॉडोसाइट। क्या कह सकते हैं इनको? पॉडोसाइट कह सकते हैं। ये जो पॉडोसाइट है अर्थात विसरल प्रकृति की जो उपकला स्तर की कोशिकाएं होती हैं, ये इस केशिका गुच्छ के साथ मिल करके, किसके साथ? केशिका गुच्छ के साथ मिल करके इसकी पारगम्यता को बढ़ाते हैं। किसकी? केशिका गुच्छ की पारगम्यता को बढ़ाते हैं, अर्थात ये दोनों आपस में मिक्स हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विसरल उपकला कोशिकाएं इस ग्लोमेरुलस के साथ, कोशिकाओं के साथ मिक्स हो जाती है। ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं हम यहां पर कि विसरल प्रकृति की जो उपकला कोशिकाएं, इनमें विशेष प्रकार की रसांकुर या छिद्र रूपी रचनाएं पाई जाती हैं। ये छिद्र रूपी रचनाएं पाई जाती हैं। इन रचनाओं को हम बोलते हैं ट्रेबुकुले। क्या बोल सकते हैं इनको? ट्रेबुकुले कहते हैं। और ये जो ट्रेबुकुले होते हैं, ये बॉमेन संपुट की पारगम्यता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अर्थात ये बॉमेन संपुट की अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक, अब आप ये देखिए, बॉमेन संपुट आगे चल करके एक ग्रीवा में प्रवेश करता है, खोलता है। ग्रीवा आगे चल करके एक कुंडलित रचना में खुलती है। समथिंग इसकी लंबाई 14 mm के आसपास होती है। इस कुंडित नलिका में खुलती है, जो कि पीसीटी अर्थात समीपस्थ कुंडित नलिका कहलाती है। यह भाग वृक्क के इस कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित होता है। अन्य भागों की तुलना में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अन्य भागों की तुलना में ये जो कुंडित नलिका, इसमें रसांकुर पाए जाते हैं। यहां भी क्या पाए जाते हैं? ये रसांकुर पाए जाते हैं। ये रसांकुर अन्य भागों में नहीं होते, जबकि सबसे ज्यादा कहां होते हैं? पीसीटी के अंदर। रसांकुरों की उपस्थिति के कारण पीसीटी में अवशोषण क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अवशोषण किन पदार्थों का होता है वो अपन क्रियाविधि में देखेंगे। फिर भी देखो, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपयोगी होते हैं, वो छन करके यहां आ जाते हैं। अतः पीसीटी में आए हुए ऐसे उपयोगी पदार्थों को वापस अवशोषित करके ब्लड में पहुंचाया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं चयनात्मक पुनर्अवशोषण। तो रसांकुरों की उपस्थिति के कारण इसका अवशोषण जो लेवल है, एरिया, वो बढ़ जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि छनकर आए हुए उपयोगी पदार्थों में से लगभग 60 से 70% उपयोगी पदार्थों का अवशोषण इस पीसीटी भाग में हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पुनर्अवशोषण की जो क्रिया है वो पीसीटी के भाग के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, पीसीटी आगे चलकर के यू आकार की नलिका में खुलता है, जिसे हैनले का लोब कहते हैं। ये जो हैनले का लोब है, ये वृक्क के कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित होता है। किस भाग में? कॉर्टेक्स भाग के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, हैनले का लूप स्तनधारी प्राणी और पक्षी, इनके अंदर विकसित होता है। स्तनधारी प्राणियों में भी सबसे ज्यादा ऊंट के अंदर विकसित होता है, क्योंकि जल का अवशोषण, जल को बाहर निकालने से रोकने के लिए हैनले का लूप सबसे ज्यादा विकसित रेगिस्तानी प्राणी जैसे कि ऊंट के अंदर होता है। ठीक है, और जो जलीय जीव होते हैं, जहां पर इनकी जरूरत नहीं होती, जल के अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती, उनके अंदर कम विकसित है। फिर भी हम ये कह सकते हैं स्तनधारी प्राणी और पक्षियों के अंदर ही विकसित है, जबकि रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर ये, एम्फीबियंस के ये अंदर ये या तो छोटा होता है या फिर एब्सेंट होता है। ठीक है, हैनले के लूप का सबसे मेन कारण, हैनले के लूप का सबसे मुख्य जो कार्य होता है वो है जल का अवशोषण और खनिज लवणों का अवशोषण, जिसमें Na+ और Cl- K+ आदि आता है। ये अपन क्रियाविधि में देखेंगे। हैनले का लूप जो कि वृक्क के मेडुला पार्ट में उपस्थित होता है। हैनले के लूप की यह अवरोही भुजा होती है, यह आरोही भुजा होती है। आरोही भुजा आगे जाकर के डीसीटी में खुलती है, जो कि नलिका का रचना है। यहां पर रसांकुर बहुत कम होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। डीसीटी आगे चल करके कहां खुलेगा? संग्रह वाहिनी के अंदर। संग्रह वाहिनी जो कि एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि अनेक डीसीटी आपस में मिलकर के एक संग्रह वाहिनी बनाती है। संग्रह वाहिनी के अंदर जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। किसका? जल का। पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली के द्वारा
एक एडीएच जिसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन का स्रावन होता है जो मूत्र में से जल की सर्वाधिक मात्रा का अवशोषण कर लेता है। लगभग 99% जल का क्या कर लेता है? अवशोषण। तो ये संग्रह वाहिनी है। संग्रह वाहिनी आगे चल करके कहाँ खुलती है? वैलिनी की वाहिनी के अंदर। और वैलिनी की जो वाहिनी है वो वृक्क के मेडुला भाग में उपस्थित जो पिरामिड है जिसका नुकीला सिरा माइनर कैलेक्स के अंदर धसा हुआ रहता है, रीनल पैपिला में खुलता है। रीनल पैपिला से ये माइनर कैलेक्स से ये मेजर कैलेक्स में जाता है, मेजर कैलेक्स से सीधा पेल्विस के अंदर, ठीक है। और पेल्विस आगे चल करके कहाँ खुलेगा? मूत्र नलिका में, और सॉरी मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी आगे चल करके मूत्राशय, और मूत्राशय से आगे मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर। तो ये इसका यूरिनरी पथ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसके अलावा वृक्कीय धमनी के विभाजन से जो अनेक नलिकाएं बनती हैं, अविवाहित धमनिकाएं। अविवाहित धमनिका का व्यास ज्यादा होता है। ये वोमेन संपुट के अंदर प्रवेश करती है जहां पर शाखित होगी और शाखाओं के किसी का गुच्छ का निर्माण करती हैं। शाखाओं के अंतिम सिरे आपस में मिल जाते हैं और एक कम व्यास, किसकी तुलना में? अविवाहित की तुलना में कम व्यास वाली नलिका में एंट्री करते हैं, जिसे अपवाहित धमनिका या नलिका कहते हैं। ये आगे चल करके हेनले के लूप के ऊपर एक जाल का निर्माण करते हैं जिसे परिनलिका जाल कहते हैं, ठीक है। ये जो पीसीटी, हेनले का लूप, डीसीटी, इनमें से जो रीअब्जॉर्वेशन का काम होता है, मतलब चयनात्मक पुनर्अवशोषण का जो कार्य होता है, वो सारे के सारे पदार्थ चयन करने के बाद जो अवशोषित हुए पदार्थ है वो परिनलिका जाल द्वारा वापस वृक्क के सिरा में पहुंचा देता है, जहां से ये एंट्री करता है ब्लड के अंदर। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट, या ये जो आपको समझ में आया था वीडियो, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और समझने के लिए आप मेरी नेक्स्ट जो वीडियोस आती है वो आप कंटिन्यूस देखें।